एक रात लाजला स्कूल केयर से घर लौट रही थी। उसने दरवाजा खोला और माँ को आवाज दी, माँ मैं आ गई। तभी अचानक एक अजनबी ने उसे पीछे से पकड़ लिया और जबरदस्ती किडनैप कर ले गया। जब लाजला की आंखें खुली तो वो एक कांच के जेल में कैद थी। उसके आसपास कुछ ड्राइंग्स बिखरी पड़ी थी और इस जेल से बाहर निकलना असंभव सा लग रहा था। कहानी वर्तमान में आती है। लजला अब मनोविज्ञान में पीएचडी पूरी कर चुकी है और एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में रेजिडेंट लेक्चरर है। इसके साथ ही वो बच्चों का अपहरण करने वाले अपराधियों के दिमाग पर शोध कर रही है, उन मनोवैज्ञानिक कारकों की खोज जो उन्हें ऐसे जघन्य कृत्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। लेक्चर खत्म होने के तुरंत बाद लाजला को एक दुखद खबर मिली। उसकी मां का देहांत हो गया था। वह तुरंत फ्लाइट बुक कर अपने होम टाउन के लिए निकल पड़ी। स्वीडन के एक छोटे से कस्बे में उसका घर था जहां उसका बचपन बीता था। उसके पिता वॉल्टर नेस घर पर कुछ बना रहे थे और लाजला को वापस यहां देख भावुक हो गए। उनकी आंखों में बेटी को सालों बाद देखकर खुशी और मां के जाने का दर्द एक साथ झलक रहा था। लाजला के बचपन के दोस्त एडी और जिम भी उसे देखकर खुश थे। वे उसके साथ पुरानी यादें ताजा करने लगे, लेकिन उनकी बातों में उसकी मां एन मैरी के लिए गहरा अफसोस भी था। इन दिनों यहाँ का ग्रामीण समुदाय एकजुट होकर खनन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। वे वन के संरक्षण, जलवायु रक्षा और शोषण के खिलाफ लड़ रहे हैं। आज एन मैरी का अंतिम संस्कार था, जिसमें लाजला की बचपन की दोस्त लुइस भी शामिल हुई थी। लुइस का अपने पति सईद के साथ रिश्ता लंबे समय से तनावपूर्ण चल रहा था। वो इस बारे में खुलकर बात करना तो चाहती थी, लेकिन अपनी बेटी एलिसिया के सामने चुप रही। इसके अलावा कोयला खनन के कारण स्थानीय लोग उनसे अलग ही नाराज रहने लगे थे। यहाँ तक कि इस बार अंतिम संस्कार के लिए आते समय उनकी गाड़ी पर किसी ने अंडा भी फेंक दिया था। लुइस अपनी बेटी एलिसिया की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित थी और इन सभी मसलों पर लाजला से अकेले में सलाह मशविरा करना चाहती थी। लाजला अगली सुबह 11 बजे अमेरिका लौटने वाली थी, इसलिए उन्होंने सुबह तड़के मिलने का फैसला किया। दूसरी ओर वॉल्टर लाजला के इतनी जल्दी वापस जाने से खुश नहीं थे, पर उनके पास उसे रोकने की कोई वजह भी तो नहीं थी। अगली सुबह लाजला ने वॉल्टर को अलविदा कहा और लुइस के घर पहुंची। वहां पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ था और बाथरूम में टब के अंदर लुइस की लाश पड़ी हुई थी। घबराहट में उसने तुरंत अपने अंकल टोमास को फोन किया, जो शहर के पुलिस कमिश्नर थे। इस घटना से लुइस की मां क्रिस्टीना का रो रो कर बुरा हाल था। उनकी मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब पता चला कि एलिसिया भी लापता है। जल्द ही एलिसिया के लापता होने की खबर शहर के कोने कोने में फैल गई और एक सर्च टीम को मैदान में उतारा गया। इस सर्च टीम में एलिसिया के पिता सईद भी शामिल हुए। पूरे जंगल में उसकी तलाश शुरू की गई। सुबह से शाम हो गई, लेकिन एलिसिया का कोई सुराग नहीं मिला। थक हार कर सभी विश्राम कर रहे थे, तभी अचानक कमिश्नर ने सईद को गिरफ्तार करवा लिया। दरअसल खनन क्षेत्र के एक प्रवेश द्वार के बाहर एलिसिया के कपड़े और जूते मिले थे, लेकिन सवाल यह था कि सईद अपनी ही बेटी के साथ ऐसा क्यों करेगा। ये विचार हर किसी के मन में कौंध रहा था। मामला यहीं तक नहीं थमा। इस क्षेत्र में पक्षी रहस्यमय तरीके से मरने लगे थे और इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं था। अगली सुबह सईद से पूछताछ की गई, जिसमें उससे उसकी पत्नी लुइस के साथ रिश्ते के बारे में सवाल किए गए। सईद ने दावा किया कि लुइस के साथ सब कुछ ठीक था, लेकिन यह सरासर झूठ था। दरअसल घर की तलाशी के दौरान पुलिस को तलाक के कागजात मिले थे, जो लुइस ने दाखिल किए थे। आखिरकार सईद ने स्वीकारा कि उनके बीच मनमुटाव चल रहा था, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि उसने लुइस की हत्या नहीं की। बहरहाल कमिश्नर को अब ऑटोप्सी रिपोर्ट का इंतजार था, जो इस रहस्य को सुलझाने की कुंजी हो सकती थी। इधर लाजला एलिसिया को ढूंढने के लिए जी जान से जुटी थी और अमेरिका लौटने का इरादा भी त्याग दिया था। जहां तक वो समझ पाई, एलिसिया को गायब करने में किसी करीबी का हाथ हो सकता था। इसीलिए उसने एलिसिया की नानी क्रिस्टीना से मुलाकात की। वहां उसे एक लड़के के बारे में पता चला, जो कुछ दिन पहले लुइस के घर की मरम्मत करने आया था। एलिसिया और उस लड़के की खूब बनती थी और वे दोनों मिलकर वीडियो बनाया करते थे। वह लड़का जिस इलाके से था, वह क्षेत्र बदनाम था। वॉल्टर वहां जाना नहीं चाहते थे, लेकिन ऐसे मामलों में पहले 48 घंटे बहुत अहम होते हैं। आखिरकार लाजला की जिद पर वे उस लड़के से मिलने गए। पता चला कि उस लड़के की 10 साल की बेटी थी, जिसके साथ उसने एलिसिया के कुछ वीडियो मर्ज किए थे। वो परिवार छोड़कर पैसे कमाने आया था, इसलिए पुलिस के लफड़े में पड़ने से डर रहा था। उसके एक वीडियो के बैकग्राउंड में एक शख्स दिखा जो लुइस को किस करता नजर आ रहा था। लड़के ने बताया कि यह कार वाला शख्स सईद के काम पर जाने के बाद लुइस से मिलने आता जाता रहता था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि लुइस का उस शख्स के साथ अफेयर चल रहा होगा।
लजला और वॉल्टर ने यह वीडियो कमिश्नर टॉमस को दिखाया, लेकिन वो उल्टा उन पर ही भड़क उठे। दरअसल उन्हें किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं थी। खैर, ऑटोप्सी रिपोर्ट आ चुकी थी जिसमें पता चला कि लुइस को मारने से पहले बेहोश किया गया था। अगर अफेयर वाली बात सच थी तो सईद के पास हत्या का मकसद हो सकता था। आज की पूछताछ में भी उसने कई झूठ बोले। वैसे उसने दावा किया कि घटना के वक्त वो स्टॉकहोम में था, लेकिन इस बात की सच्चाई का पता उसके फोन की लोकेशन डिटेल्स से ही चल सकता था, जो अभी आनी बाकी थी। क्या यह काम उसी शख्स का तो नहीं जिसने 20 साल पहले लजला को अगवा किया था? लजला ने इसे अपने पुराने मामले से जोड़कर देखना शुरू किया। उस वक्त वह किसी तरह किडनैपर को बेवकूफ बनाकर भागने में कामयाब रही थी। ये वही सड़क थी जहां 2 महिलाओं ने उसे बचाया था। उसी रात अचानक माइन का अलार्म जोर जोर से बज उठा। अगली सुबह खबर फैली कि माइन से गंदा पानी लीक हो रहा था। शहर के लोग अपने घरों में आने वाले पानी का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते थे। लोग आक्रोश में थे। उन्होंने पहले ही माइन को बंद करने की मांग उठाई थी, लेकिन तब किसी ने उनकी एक नहीं सुनी थी। पहले जहरीले पानी से पक्षी मर रहे थे और अब यह खतरा लोगों की जान पर आ पड़ा था। अगर गलती से उनके बच्चे जहरीला पानी पीकर मर गए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिरकार क्रिस्टीना को समझ आया और उसने इस समस्या के हल होने तक माइन को बंद करने का फैसला लिया। उधर सईद की फोन लोकेशन की रिपोर्ट आ चुकी थी। वह घटना के वक्त वाकई स्टॉकहोम में था। उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए उसे रिहा कर दिया गया। तभी किडनैपर की ओर से उन्हें एक वीडियो मिला जिसमें एलिसिया सोई हुई नजर आ रही थी। किडनैपर ने कोई मांग भी नहीं रखी थी, इसलिए समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह चाहता क्या है। इधर इन दिनों लजला के बचपन का दोस्त एडी कहीं नजर नहीं आ रहा था। जब उसकी पत्नी निकी से पूछा गया तो वह रो पड़ी। बात करीब 1 हफ्ते पुरानी थी। एडी घर पर 35,000 रुपए लेकर आया था। जब निकी ने सवाल किए तो उसने कहा, जिंदगी के मजे लो। लेकिन जब उसे पब्लिक मीटिंग में माइन के रिसाव और एलिसिया लुइस केस के बीच संबंध का पता चला तो वह घबराकर कहीं चला गया। निकी को डर था कि कहीं वह किसी छोटी गलती के कारण बड़ी मुसीबत न मोल ले। उसी रात उसने अपनी बेटी इस्लाह को वॉल्टर के हवाले किया और एडी को ढूंढने निकल पड़ी। एडी के पिता का जंगल में एक हंटिंग केबिन था जहां वो नशे की हालत में पड़ा मिला। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि माइन में रिसाव करने के लिए उसे 35,000 रुपए मिले थे और वह लोग सिर्फ ईमेल के जरिए बात करते थे। तभी पता चला कि एडी को मिले ईमेल और एलिसिया की वीडियो क्लिप एक ही सर्वर से भेजे गए थे। इसका मतलब था कि दोनों के पीछे एक ही शख्स है। लजला जब घर लौटी तो उसने इस्लाह के पास एक ड्राइंग देखी और दंग रह गई। पूछने पर उसने किसी इक्की का नाम लिया जो खिड़की से उसके पास आया था। ये ड्राइंग उसी ने बनाई थी और उसके हाथों पर एक रेड कलर के फूल का टैटू था। यह सुराग इक्की की पहचान उजागर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकता था। शुरुआत से ही रिसर्च टीम में डैनियल फ्रिक नाम का एक व्यक्ति था जो लजला से बात करने का मौका तलाशता रहता था। आज जब जिम शॉपिंग मॉल में लजला को पुलिस की मुखबिर कहकर ताने मार रहा था, तभी डैनियल बीच बचाव करने आ धमका। इसके बाद दोनों के बीच बात हुई और डैनियल ने उसे कॉफी के लिए चलने को कहा, जिसे लजला मना नहीं कर सकी। उसी शाम 4 बजे एक और 10 साल की बच्ची के लापता होने की खबर मिली। इक्की धड़ल्ले से एक के बाद एक वारदात को अंजाम दे रहा था और पुलिस बेबस नजर आ रही थी। इसीलिए पुराने कमिश्नर वॉल्टर हालात का जायजा लेने पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां उन्हें एक वॉइस मेल मिला जिसमें एक बच्ची रोते हुए घर जाने की गुहार लगा रही थी। बैकग्राउंड में पानी के बहाव का शोर भी सुनाई दे रहा था। उन्होंने तुरंत आसपास के डैमों पर शोध किया तो पता चला कि शाम 4 बजे एक डैम के पास एक कार खड़ी देखी गई थी। ये कोई साधारण कार नहीं, बल्कि एक प्यूजो 205 थी जो पूरे देश में इकलौती थी और किसी वाणिया फ्रिक के नाम पर रजिस्टर्ड थी। वाणिया 84 साल की थी, इसलिए उस पर संदेह नहीं किया जा सकता था। लेकिन गौर करने वाली बात थी कि उसे भूलने की बीमारी के चलते 6 महीने पहले एक देखभाल केंद्र में भेज दिया गया था। लेकिन उनकी अनुपस्थिति में पिछले 2 हफ्तों से उनके घर का इंटरनेट कोई इस्तेमाल कर रहा था जो मोरा शहर में था। ये सुराग मिलते ही टॉमस ने तुरंत एक टीम तैयार की और मोरा के लिए रवाना हो गए। इधर वादे के मुताबिक लजला डैनियल के साथ थी, तभी उसे वॉल्टर का फोन आया। वॉल्टर ने बताया कि इक्की के ठिकाने का पता चल गया है और पूछा, वैसे तुम कहाँ हो? लजला ने जवाब दिया, मैं रिसर्च टीम के एक सदस्य डैनियल फ्रिक के साथ उसके किराए के केबिन में हूँ। उधर वाणिया फ्रिक के परिवार की पूरी जानकारी निकाली जा चुकी थी। दरअसल वाणिया के भाई का एक बेटा था जिसे 3 साल पहले 11 साल की एक लड़की के अपहरण की असफल कोशिश के लिए जेल हुई थी। 4 हफ्ते पहले उसे कुछ दिनों की छुट्टी मिली थी, लेकिन जिस गवाह ने उसकी जमानत करवाई
उसे वो बेवकूफ बनाकर गायब हो गया। उसका नाम सुनते ही वॉल्टर चौंक पड़े, क्योंकि लजला उस वक्त उसी डैनियल फ्रिक के घर पर थी। डैनियल उसे अपनी बातों में उलझाकर पिलाए जा रहा था और वो पीते जा रही थी। उधर टॉमस की टीम वानिया के घर पहुंच चुकी थी, जहां पर उन्हें एक बच्ची मिली, जिसका मतलब डैनियल ही इक्की था। तभी लाजला की नजर डैनियल के कलाई पर पड़ी, जिस पर रेड कलर के फूल का टैटू बना हुआ था। वो भी समझ गई कि डैनियल ही इक्की है, पर वो भागने की हालत में नहीं थी। अगले पल इक्की उसे ठिकाने लगाने का जुगाड़ बनाने लगा। किसी तरह लाजला जबरन उल्टी करके होश संभाली और पीछे के दरवाजे से भाग निकली। इक्की हर तरफ उसे ढूंढने लगा, लेकिन वो भागते भागते गिर पड़ी। गनीमत थी कि तभी वॉल्टर उसे बचाने के लिए वहां पहुंच चुके थे। लेकिन मामला अभी सुलझा नहीं था, क्योंकि इक्की के ठिकाने पर उन्हें केवल एक लड़की मिली थी। एलिसिया अभी भी लापता थी। डैनियल को पकड़ने के लिए खबर को न्यूज चैनलों पर फैला दिया गया और शहर में नाकाबंदी कर दी गई। फिर भी जिम और उसके दोस्तों को पुलिस पर भरोसा नहीं था। उन्होंने उस बच्चा चोर को पकड़ने के लिए खुद ही एक टीम बनाई और निकल पड़े। जिम तो उस सरफिरे को खत्म करने के मूड में था। ये दूसरी बार था जब वॉल्टर ने लजला को मौत के मुंह से बचाया था, हालांकि वह उनकी सगी बेटी नहीं थी। लजला के मिलने के बाद वॉल्टर को उसे उसके परिवार को सौंपना था, लेकिन उसकी मां ने खुदकुशी कर ली थी और दुर्भाग्यवश उसका कोई और अपना नहीं था, इसलिए वॉल्टर ने उसे गोद ले लिया था। लजला को अब यहाँ घुटन महसूस होने लगी थी, इसलिए उसने जितनी जल्दी हो सके टिकट निकालने की बात कही। उधर देर रात जब जिम खून से सना हुआ घर पहुंचा तो उसके पिता परेशान हो उठे। पूछने पर उसने बताया कि वह शिकार करके लौटा है। फिर भी एहतियात के तौर पर वो उसका कोट जबरन उतरवाए और आग के हवाले कर दिए। अगली सुबह माइन की एक क्रेन पर इक्की का शव लटका हुआ मिला। पहला शक जिम पर ही गया, क्योंकि उसने बातों बातों में इक्की को मारने की बात कही थी, लेकिन कोई सबूत नहीं था, इसलिए टॉमस उसका कुछ नहीं कर सके। तभी जिम के लाकर से उन्हें उसके जूते मिले जो खून से सने थे, जिसे तुरंत लैंप भिजवा दिया गया। हद तो तब हो गई जब वॉल्टर को किसी अज्ञात व्यक्ति का एक कुरियर मिला, जिसमें एक लड़की की छोटी थी। ये छोटी किसी और की नहीं, बल्कि लजला की थी। लजला उसमें बंधा रिबन अच्छी तरह पहचान रही थी। किडनैपर इन सभी हरकतों के जरिए चुनौती दे रहा था कि कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता। जहां तक अनुमान था, डैनियल फ्रिक को उसी ने मारा होगा, क्योंकि फ्रिक खुद को इक्की कहता था। रही बात एलिसिया की, तो वह शायद असली इक्की के पास होगी। यह बात भी स्पष्ट हो गई कि जिम के जूतों पर लगा खून हिरण का था। पुलिस का हर दांव विफल होता जा रहा था, इसीलिए इस मामले को संभालने का जिम्मा रिटायर कमिश्नर वॉल्टर को सौंपा गया। ऊपर से आदेश था, इसलिए टॉमस चाहकर भी कुछ नहीं कर सका। खुद को असफल मानकर उस शाम उसने खूब शराब पी। जब नशा उसके सिर चढ़ चुका था, तब उसे सईद मिला। यहीं पर टॉमस ने बताया कि इतने दिनों से तुम लोग लुइस के अफेयर की जांच कर रहे थे, वह मैं था। मतलब टॉमस का लुइस से अफेयर था और इस सच्चाई को वो उगल दिया। जब यह बात लजला को पता चली, वह तुरंत टॉमस के घर गई। वहां उसे लुइस का मोबाइल मिला, जिसमें उसकी मौत का राज छिपा हो सकता था, इसलिए वो फौरन टॉमस को चकमा देकर घर भाग आई। लेकिन टॉमस अगले ही पल उसके घर पहुंच गया। किसी तरह छिपते छिपाते लजला भागकर एक घर के पीछे छिप गई और वहीं से उसने टॉमस को दस्ताने पहनते हुए देखा। घबराहट में लजला ने तुरंत पुलिस को फोन किया। तभी टॉमस ने उसे बेहोश कर किडनैप कर लिया। इस घटना से अनजान लजला के पिता अपनी पसंदीदा जगह पर मछली पकड़ रहे थे। कुछ घंटों बाद जब लजला होश में आई तो वो उसी पुरानी जगह पर कैद थी जहां बचपन में इक्की उसे रखा करता था। वहां एलिसिया भी बंदी थी और उसने अपनी मां का फोन देखते ही पहचान लिया। लजला तुरंत उससे फोन अनलॉक करवाकर वॉल्टर को कॉल की। वॉल्टर ने लजला की आवाज तो पहचान ली, लेकिन फोन पर उसकी आवाज साफ नहीं आ रही थी। दरअसल नेटवर्क वीक था, जिसके चलते फोन कट गया। फिर भी लजला निश्चिंत थी, क्योंकि वो जानती थी कि वॉल्टर इस मोबाइल नंबर का लोकेशन ट्रेस करके उन्हें जल्द ही ढूंढ लेंगे। वो ये बात एलिसिया को समझा ही रही थी कि तभी इक्की के आने की आहट हुई। हमेशा की तरह वो मास्क पहने हुए था, लेकिन लजला अब जान चुकी थी कि वह टॉमस है। मगर इक्की ने जैसे ही मास्क उतारा, वो दंग रह गई। उसका दिल बैठ गया। इस सच्चाई पर यकीन करना मुश्किल था कि वॉल्टर ही इक्की है। वो उनसे तुरंत फोन ले लिया और लाजला को कोने में खदेड़कर एलिसिया को बाहर निकाला, ठीक उसी प्रकार जैसा वो लाजला के साथ किया करता था। इस हैवान ने एलिसिया की छोटी भी काट ली और इन बालों से वो मछलियों का चारा बनाया करता था। एक रोज वो लाजला की छोटी काट कर उसका भी गला घोंटने वाला था, तो वो बहाना बनाने लगी कि उसे अपनी बुक कंप्लीट करनी है और फिर मौका मिलते ही इक्की को कैद करके भाग निकली। वर्तमान में इक्की एलिसिया की छोटी काटने के बाद उसे समझाता है कि लजला धोखेबाज है
और तुम्हें उससे बात नहीं करनी चाहिए। उसके जाने के बाद एलिसिया ठीक वैसा ही करती है, क्योंकि वो महज 10 साल की थी। किसी तरह लजला एलिसिया को फुसलाकर मनाती है और फिर वे ताला खोलने के लिए कुछ कोड आजमाते हैं। लेकिन जब बात नहीं बनती तो लजला एलिसिया को समझाती है, अगली बार जब वॉल्टर चाचा आएंगे तो मैं उन्हें बातों में उलझाए रखूंगी और तुम्हें जोर से दरवाजा बंद करके भागना है, तभी हम दोनों बाहर निकल पाएंगे। उधर टॉमस को अब तक लुइस के फोन के गायब होने का पता चल चुका था। उसे अंदाजा हो गया था कि पिछले दिन लजला ही उसके घर से फोन चुराकर भागी थी। उसने ये बात वॉल्टर को बताई और यह भी कहा कि अगर वो फोन किसी और के हाथ लगा तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। जिस पर वॉल्टर ने जवाब दिया कि वह बीमार है और इसी बहाने वो फोन लाकर टॉमस को दे दिया, क्योंकि टॉमस वैसे भी इस सबूत को मिटाने वाला था। वहीं वॉल्टर एलिसिया को शीशे के बाहर छोड़कर त्रिपाल लेने गया था ताकि उसके बॉडी को उसमें बांधकर ठिकाने लगा सके। लाजला गिड़गिड़ाने लगी कि पापा आप ये सब क्यों कर रहे हैं। इस टाइम पर एलिसिया को भागना था, लेकिन वो बुत बनकर खड़ी थी। वॉल्टर कहता है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मुझे पहले कभी कोई उतना अच्छा नहीं लगा था। इसलिए वॉल्टर ने उस पर नजर रखना शुरू किया और सही मौका देख किडनैप कर लिया। हालांकि वो उनके उम्मीद से काफी तेज निकली और मौका मिलते ही भाग निकली, जिसका खामियाजा उसकी मां को भुगतना पड़ा। वॉल्टर ने लाजला के मां को खत्म करके साबित कर दिया कि उन्होंने खुदकुशी की थी और फिर लाजला को गोद ले लिया और एक अच्छे पिता की तरह उसकी परवरिश की। फिर भी समय आने पर वो उसे छोड़कर अमेरिका चली गई, लेकिन इस बार नहीं। उसे यहां रोक कर रखने के लिए वॉल्टर ने उसकी फ्रेंड लुइस को मारा और एलिसिया को किडनैप कर लिया। ये तरकीब कुछ हफ्ते काम आई, लेकिन डैनियल फ्रिक से धोखा खाने बाद लाजला फिर से अमेरिका जाने की बात करने लगी। इसीलिए वॉल्टर ने डैनियल को भी खत्म कर डाला। उसका शव देखकर साफ पता चल रहा था कि किसी ने उसे बदले की भावना से मारा था। उधर टॉमस वापस गाड़ी घुमाकर लाजला से मिलने पहुंचा, क्योंकि उसे कुछ जरूरी सवाल करने थे। तभी लाजला के रूम में एक पुलिस ऑफिसर की लाश मिली, जिसे लाजला की सुरक्षा के लिए भेजा गया था। इस ऑफिसर के पास लाजला की मां की तस्वीर थी। शायद वो वॉल्टर की असलियत जान चुका था, इसलिए वॉल्टर ने इसे भी रास्ते से हटा दिया। टॉमस ने तुरंत इसकी सूचना स्टेशन को दी और घर से बाहर निकला तो फार्म हाउस का दरवाजा खुला हुआ दिखा। वहीं पर एक बॉक्स खुला पड़ा था, जिसके अंदर कई लड़कियों की चोटियां रखी थी। अब बारी एलिसिया की थी, क्योंकि उसका अब कोई काम नहीं रह गया था। लाजला लाख गिड़गिड़ाई, लेकिन वॉल्टर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो एलिसिया का गला घोंटने लगा। तभी लाजला ने अपना सिर जानबूझकर शीशे पर मारना शुरू कर दिया और तब तक मारती रही जब तक कि वॉल्टर ने एलिसिया को छोड़ नहीं दिया। वहीं बेसमेंट के अंदर से आती आवाज सुनकर टॉमस अंदर गया तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गया। दोनों भाई लड़ पड़े। तब बाहर पुलिस आ चुकी थी। एलिसिया और लाजला को सही सलामत बचा लिया गया। वॉल्टर को उम्र कैद हो गई। आखिर में लाजला के रिक्वेस्ट करने पर उसने उन लड़कियों के बारे में भी बता दिया जिनकी लाश वो अपने मनपसंद जगह डुबो दिया था। तो दोस्तों, ये थी कहानी द ग्लास डोम सीरीज की। आशा करते हैं कि ये कहानी आपको ठीक लगी होगी।